జాతీయ సమగ్రతకు మజ్లిస్ తన వంతు కృషి చేస్తుందని ఏఐఎంఐఎం అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేర్కొన్నారు. జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎంఐఎం పార్టీ నాంపల్లిలోని యూసఫ్ బాబా దర్గా నుంచి మాసబ్ ట్యాంక్ విజయనగర్ కాలనీ వరకు చేపట్టిన భారీ తిరంగా ర్యాలీని ఆయన ప్రారంభించారు. అసదుద్దీన్ ద్విచక్ర వాహనంపై తన కుమారుడు సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ని ఎక్కించుకుని ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. మాసబ్ ట్యాంక్లోని హాకీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఓవైసీ ప్రసంగించారు. 1948 సెప్టెంబర్ 17న జరిగిన పోరాటంలో ఆర్ఎస్ఎస్, భాజపా, సంఘ్ పరివార్ పాత్ర లేదని, అప్పటికీ భాజపా కనీసం పుట్టనే లేదన్నారు. పెన్నుతో ఏదైనా రాసాకే జేబులో పెట్టుకుంటామని, కానీ అందరిపైన క్యాష్ మాత్రమే కనిపిస్తుందన్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం భాజపా కూడా తన పాత్ర ఎంతో గొప్పదని ప్రచారం చేసుకుంటోందని చరిత్రను ఎవరు వక్రీకరించలేరన్నారు. मोदी हम आपसे अपील करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए ना, या फिर आप जनवरी फरवरी में करेंगे? कब करेंगे आप? आपकी नाकामी है ये आतंकवादी पाकिस्तान से आकर। बल्कि अभी एक मीडिया के दोस्त ने बताया कि हमारी फौज ने कहा कि पाकिस्तान की फौज इनको डायरेक्शन देती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भी एक नाकामी बीजेपी की है। मगर वजीर आजम एक नया बात अब करने वाले हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे। मगर हमारा काम यह है कि हम अपने हौसलों को बुलंद रखें। रब्बील अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस माह मुबारक में हुई थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी जिंदगियों को गुजारें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों को जिंदा करें ताकि हमको जिंदगी मिल सके। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हैं तो गुलामी का सबूत दें। जब हम गुलाम हैं तो फजर में नजर आना चाहिए। अगर गुलाम हैं सच्चे तो मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की मोहब्बत करते हैं और आज आप हम पे उंगली उठाते, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर। नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम। अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना है। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना है। और बिल्कुल ये टाइम आ गया ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग निजाम की हुकूमत की यकीनन उनके अच्छे काम की हम तारीफ करते, मगर क्या निजाम की हुकूमत में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था? नहीं था। चंद रईस लोगों के पास दौलत थी, चंद जागीरदारों के पास दौलत थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे, मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं हैं? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए? और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना कहेंगे कि हमारा खुदा
हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तुम्हारे दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से या जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। जब पुलिस सेक्शन में 20,000 लोगों का, अरे जो वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो बढ़ जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मसाले हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, कभी तुम ये भी तो सोचो कि उस पुराशुभ दौर में जब 20,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, जब नौकरियों से निकाल दिया गया, जब सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया। उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया और इस उम्मीद पर जलाया कि हम बातिलों के तूफानों में इस चिराग को जला के रहेंगे, अपने हक को लेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को ताल्लुक से कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त भी मजलिस को तकालीफ दी गई थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने की जेल की सजाएं काटना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तालीम को भी तर्क करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ मजलिस के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा। अरे जालिमों जो मजलिस पर तनकीद करते हैं, क्या तुम इस बात को भी नहीं मानते कि मजलिस ने लोगों के दरमियान में भारत के आईन के एतमाद को मजबूत किया। मजलिस ने अपनी सियासी सफर के जरिए कमजोरों, मजलूमों, दलितों, मुसलमानों को कहा कि आओ अपनी लीडरशिप बनाओ। क्या इससे देश मजबूत नहीं होगा? ये और बात है कि तुम दलित और मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, मगर यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस पर तनकीदें बहुत की जाती हैं। ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था, और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था। और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम। सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। यह सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था, यह पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में। अब अमित शाह आके क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? वो है सभी भी झूठ बोलते हैं, भी झूठ बोलते हैं। एक बोलता निजाम, एक बोलता रजाकार। तारीख नहीं मालूम, जवाब देना नहीं आता, तो इसलिए पुकार के कुछ तो भी बोल देना। आपको रोड पे दीवाना जा रहा है, यहाँ देख तो समझ नहीं, तू झूठा बोलता, भाई दीवाने क्या कर सकते हो? मौलवी अलाउद्दीन का कि इस मुल्क को आजाद किया जाए निजाम की हुकूमत से और अंग्रेजों से, तो उस वक्त भी भारत का, हिंदुस्तान का तस्वुर मौलवी अलाउद्दीन के दिलो दिमाग में था, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में था। वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, और नतीजा क्या निकला कि मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तुर्रेबाज खान बचकर निकल गए, तो मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी में सबसे पहले, अगर पूरे उस वक्त के भारत में अगर किसी को
काला पानी में सबसे पहला कोई अगर गिरफ्तार करके किसी को लेकर गए तो उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन था, और मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हैदराबाद से था, मक्का मस्जिद के इमाम थे। क्या उस वक्त बीजेपी थी? क्या उस वक्त आरएसएस थी? क्या उस वक्त के संघ परिवार के लोग थे? नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खां को बाद में सालार जंग पुलिस के साथ तूपरान के पास गिरफ्तार करते हैं, और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर उसी जगह पर सुल्तान बाजार के चौरस्ते पर 8-10 दिन तुर्रेबाज खां की लाश को लटका कर रख दिया गया था। तुर्रेबाज खां ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए दी कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखना चाहते थे। तो ये इनका जवाब। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था? मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से सवालात उठाना और फिर ये बोलना निजाम, अरे भाई निजाम की बीजेपी की हुकूमत रही है तो कभी कांग्रेस की रही है, मगर बर्बाद कौन हो रहे हैं? तकलीफ ये 95% और इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है, और हमारी बर्बादी पर इन आके अपना ताज लगाते और वोट हासिल करते। ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारे भाई ने मजमू में से कोई बात ऐसी कर दी। अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन रजाकार, हम अमित शाह से पूछना चाह रहे हैं, अमित शाह साहब, क्या आप हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया, हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम सालारे मिल्लत ने अपनी सियासी हिकमत के जरिए, अपनी दूरअंदेशी के जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। ये आपका है, मेरा नहीं है। ये आपकी अमानत है, ये आपके इत्तेहाद की निशानी है, ये आपकी ताकत की निशानी है, ये आपकी बेबाकी की निशानी है, जिससे ये तमाम लोग नफरत करते हैं कि कौन है वो लोग जो इस तरह का काम करते आ रहे हैं, कौम को और गरीबों को, दलितों को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी है, इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। अब यकीनन इलेक्शन आ रहा है तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े इनके लीडर नेता आ रहे हैं, और जो कोई भी आ रहा है बोल रहा नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं असद को, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मेरे भाई, जब मैं हैदराबाद से निकलकर अवाम की ताईद और अवाम की दुआ, हैदराबाद की अवाम की ताईद और दुआ लेकर हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल करके जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन सब जगहों पर जा रहा, तुम मेरे घर में आके तुम दस्तक दोगे? आओ आओ भाई आओ। जब मैं इतनी दूर जाकर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेता हूं तो आप भी आओ, कौन रोक रहा आपको? आइए, हम ठहरे हुए हैं यहां पर। किस किस को बुलाना चाह रहे, बुलाओ आप। मुझे बड़ी बेचैनी से मुकाबले का इंतजार है। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया तो बीजेपी, वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया, वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते। आप नहीं कर सकते आप, मगर मैं निजाम हूं, मैं रजाकार हूं, क्योंकि सर पे टोपी है, नाम मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का कंट्रीब्यूशन रहा कि आज 200 से ज्यादा तेलंगाना में स्कूल है टेमरिस के,
करीब 70-80 हज़ार के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं। नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा के टेम्बरिज के स्कूल में हमारा एक बच्चा हिंदू भाई का बेटा वो क्वालिफाई हुआ। मैंने उसको भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुला कर कहा कि ये लोग मजलिस तुमको 1-1 लाख रुपए देती है, अपनी तालीम को जारी रखो। आप भी करना था ना। नहीं, मजलिस को गाली देंगे, बीजेपी भी मजलिस को गाली, कांग्रेस भी मजलिस को गाली। इन दोनों के लिए मजलिस तकलीफ का बाइस बनी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इस राह में हमारे बुजुर्गों ने बड़े मसाइब और मुश्किलात को उठाया और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे। मगर मजलिस पर तनकीद करना कर रही है, सियासी तौर के ऊपर नहीं कर रही है। मरीजों की जो खिदमत की जा रही है वो अवैसी हॉस्पिटल के अंदर, असरा हॉस्पिटल के अंदर की जा रही है और मजलिस अपने तौर के ऊपर कर रही है। तो दूसरी जानिब हमारे जो कौम व मिल्लत के लोग जो कारोबार करते निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाईकोर्ट की बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी कि उनको मालूम था कि तो हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए। निजाम ने अब ये हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीनात को खाली रखा था। वो निजाम की दूरंदेशी थी। फ्यूडल जरूर थे, मुझे पसंद नहीं है, मगर मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार हैं, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलते हैं निजाम है। अरे हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले में है।
तेलंगाना में बीजेपी की मंडी में पंक्चर पड़ चुका है, मंडी में पंक्चर हो गया। तब इन्हों परेशान ने असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो। मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था? बताओ क्या नाम था? बताओ, तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए, तुम उनको गोली मार रहे हो। ट्रेन में वर्दी पोश एक दहशतगर्द गोली मारता है वफादारों को, क्योंकि वो गद्दार है और वफादारों को गोली मार। इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खूनरेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदर लाल गांधीयन थे। काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया, और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया, और पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदर लाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थी, और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे, सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला